एक्सिस ऑफ सिमेट्री में देखिए हम लोगों ने ये बात कर लिया था कि अगर किसी मॉलिक्यूल को किसी इमेजिनरी एक्सिस के अबाउट रोटेट कराएं और किसी पर्टिकुलर थीटा एंगल पे रोटेट कराने पे मॉलिक्यूल का सेम अपीयरेंस आपको देखने को मिले, जैसा मॉलिक्यूल अभी है वैसा ही उस समय भी दिखाई दे, तो उसमें बोल देंगे कि मान लीजिए कि वो एंगल जो भी होगा थीटा एंगल, तो उस थीटा एंगल 360 डिवाइड बाई थीटा करके हम लोग n निकाल लेंगे और c के नीचे सब स्क्रिप्ट में n लिख देंगे, वही वाली एक्सिस ऑफ सिमेट्री उसमें प्रेजेंट होगी। सपोज मान लीजिए कि 90 डिग्री थीटा इक्वल टू 90 एक बार ले लेते हैं, तो थीटा 90 लेने पे n कितना आएगा इस फॉर्मूले से, है ना। थीटा अगर 90 लेंगे तो n 4 आ जाएगा। और अगर किसी मॉलिक्यूल को 90 डिग्री से रोटेट कराने पे, किसी एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री से रोटेट कराने पे उसका सेम अपीयरेंस देखने को मिल रहा है, जैसा मॉलिक्यूल पहले था रोटेट कराने से पहले वैसे ही बाद में भी दिख रहा है, तो बोल देंगे कि उसमें C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना। ये इसमें फंडा है। अब जैसे ये आप देख रहे हैं क्या है, ये रिमोट है ना, इन लोग को भी दिखाया जाता है। ये दिख रहा है बेटा रिमोट? यस Yes, sir. अभी ये रिमोट का ये वाला जिधर बटन है वो वाला फेस आपको दिख रहा है, ठीक है। अब एक ऐसे इमेजिनरी एक्सिस ऐसे मानिए जैसा मेरा ये पेन है वही एक्सिस मान लीजिए, और इसके अबाउट मैं 180 से, पहले मैं 90 से रोटेट कराया, तो क्या सेम अपीयरेंस मिला आपको? तो इसमें मतलब C4 नहीं, इसका मतलब C4 नहीं है, क्योंकि 90 से घुमाने में सेम अपीयरेंस नहीं आया तो C4 नहीं है, क्योंकि 90 से घुमाने पे C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। अच्छा, फिर मैं 90 से और घुमा दी तो टोटल 180 हो गया ना, लेकिन अभी भी वो वही अपीयरेंस देखने को मिला नहीं मिला, मतलब इसमें C2 भी नहीं है, क्योंकि 180 से घुमाने पे कौन सी एक्सिस सिमेट्री होती है? C2। और फिर मैंने 90 से घुमाया, मतलब टोटल 3 से 270 से मैंने रोटेट करा दिया, ठीक है। तो 360 डिवाइड बाई 270 ये वैसे फ्रैक्शनल आएगा, तो फ्रैक्शनल वाली कंसीडर नहीं होती है, ठीक है, तो वो वाली भी नहीं है, ठीक है। अब मैंने पूरा 360 से रोटेट करा दिया, अब सेम वही अपीयरेंस आ गया, मतलब इसमें कौन सी एक्सिस सिमेट्री है? C1। तो C1 तो हर एक मॉलिक्यूल में होती है, C1 तो चाहे कोई भी नेचर में कोई भी 3D ऑब्जेक्ट ले लीजिए, C1 सब में पाई जाती है ना। अच्छा देखिए, ये मैंने ऐसे पकड़ लिया, अब मैं ये वाली एक्सिस कंसीडर कर रहा हूँ कि इस जो रिमोट है इसके सेंटर से ऐसे पास कर रही है। अब मैंने 90 से घुमाया, क्या सेम अपीयरेंस आया? ठीक है, देखो पहले ऐसा था 90 से घुमाने में नहीं आया तो C4 नहीं है, फिर मैंने 90 से और घुमा दिया, पूरा कितने से घुमा दिया? 180 से। C2 है कि नहीं है? अरे नहीं है भाई, देखो देखो, हाँ डिफरेंस है, देखो पहले ये कटा वाला रीजन जो इतना कटा हुआ है ये इधर साइड है, आपके हिसाब से देखो क्या पड़ रहा है, ये राइट साइड। अब लेकिन 180 घुमाने में वो कटा वाला पार्ट किधर आ गया है, तो इसमें C4 भी सॉरी C2 भी नहीं है, अल्टीमेटली C1 ही नजर आ रही है ना, पूरा 360 से रोटेट करने पे सेम अपीयरेंस देखने को मिलेगी, तो यही आपको चेक करना है ना। तो इस रिमोट में और अच्छा एक चीज बताओ, C1 तो सब में होती है, क्या इसमें C2 C3 होगा इसी ना? तरीके से कैसे ऐसे से मतलब, हाँ, और एक्सिस कौन सी ले? ये वाली ऐसे, हाँ, ये वाली एक्सिस इसके अबाउट ऐसे घुमा दे, सेम अपीयरेंस नहीं आए, लेकिन ऐसे रखें और ऐसे घुमा दे, ये है भाई सर देखो ऐसे रखा आपने, और ये वाली एक्सिस कंसीडर करिए ना, और वो 180 पहले मैंने 90 घुमाया नहीं दिखा, लेकिन 180 घुमाने में सेम अपीयरेंस आ गया, नहीं आया गड़बड़ हो गया आपने, तो नहीं है C2, मतलब अल्टीमेटली इसमें C1 के अलावा और कोई नहीं, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कई बार आपको एक ही मॉलिक्यूल में 2-2, 3-3 टाइप की सिमेट्री भी देखने को मिलेगी, पता लगा C2 भी निकल आएगी,
C4 भी निकल आएगी, है ना। तो उसमें चेक करना पड़ेगा, है ना, ऐसे ही। तो कुछ एग्जांपल से चलो समझते हैं। ये तो एक मैंने जनरल एग्जांपल दिया है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप अपने अपने दोनों हाथ ऐसे करके खड़े हो जाइए, ठीक, तो मतलब विजुलाइज करिए। और ये मान लीजिए एक्सिस सिमेट्री है, और इसके अबाउट 180 से घूम जाइए, तो सेम एपीयरेंस आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन 360 रोटेट होएंगे तो आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी? C1 हो जाएगी। तो C1 तो सब में मिल जाएगी, है ना, ठीक है। चलो, अच्छा, इसको आप ऐसे सोचिएगा, मतलब कोई भी नया ऑब्जेक्ट भी आपके सामने हो तो भी आप ऐसे विजुलाइज करेंगे तो आपको क्लिक कर जाएगा। अब यही चीज हम लोग को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में देखनी है। जैसे आपको ये मॉलिक्यूल दिखाया गया है, इसमें ये एक तरह से सिस एल्कीन है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कौन सी एल्कीन है? सिस ब्यूटीन 2 है ना, सिस ब्यूटीन 2 या सिस 2 ब्यूटीन, कुछ भी IUPAC नेम दोनों में बोल सकते हैं। और इसमें ये वाली एक एक्सिस दिखाई गई बेटा, ठीक है, और इसके अबाउट 180 से रोटेट करने को बोला जा रहा है ना। तो अगर इसके अबाउट में 180 से रोटेट करूंगा तो देखो उसका डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा, है ना। देखो ये वाला मिथिल घूम के इधर आ जाएगा, और ये वाला मिथिल घूम के इधर आ जाएगा। ये वाला H इस वाले H की जगह ले लेगा, और ये वाला H इसकी जगह ले लेगा। तो देखिए जो इस एक्सिस के अबाउट इसमें 180 से रोटेट कराने पे एग्जैक्टली सेम अपीयरेंस आपको देखने को मिल रहा है ना। इसका मतलब इसमें C2 एक्सिस सिमेट्री क्या है? C2 एक्सिस सिमेट्री क्या है? प्रेजेंट है ना। क्लियर? ये वर्टिकल टाइप की एक्सिस है। इसके अबाउट ऐसे 3D में समझ लो, इस मॉलिक्यूल को ऐसे सीधे पलट दिया, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट इसको ऐसे घुमा के ऐसे, तो ये मेथिल यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये इधर, ये सेम वही स्ट्रक्चर आपको जैसा पहले था वैसे ही देखने को मिल रहा है। इट मींस इसमें C2 प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, और कोई है इसके अलावा? C3 मतलब C3 कब मिलेगी? जब 60 से रोटेट करने पे सेम अपीयरेंस हो। तो ऐसा कुछ दिख रहा है? 120, सॉरी 60 पे तो C6 हो जाती है। तो 120 से रोटेट करने पे क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। C1 तो सब में होती, C1 इसलिए कभी चेक भी नहीं की जाती, और उसको सही बोला है तो कंसीडर भी नहीं करते। थ्योरी में C1 को इग्नोर मान के चलते हैं, क्योंकि वो सदाबहार सब में प्रेजेंट है। तो इसमें हमें बस एक ही मिल रही है ना, सिस एल ब्यूटीन में केवल एक्सिस सिमेट्री में C2 ही प्रेजेंट है ना। देखो और इसके अलावा कोई और मिल रही हो? नहीं है ना। अच्छा, अगर 120 से रोटेट कराने पे सेम अपीयरेंस आने लगे किसी मॉलिक्यूल का, तो कौन सी होगी एक्सिस सिमेट्री? उसको नाम क्या बोलेंगे? C3 बोलेंगे, है ना, उसको C3 बोलेंगे। अब जैसे एक ये एग्जांपल जैसे कर लेंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन एक सिंपल सा, हाउ मेनी फॉलोइंग टाइप ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन बेंजीन? आपको बेंजीन में कह रहा है कौन कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, वो ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो बेंजीन में अगर मैं ये वाली एक्सिस एक सेकेंड मान लेता हूँ, वो सीधी नहीं बन पा रही क्योंकि बॉन्ड ही ऐसा है, ठीक है। ये वाली एक्सिस ऑफ सिमेट्री मान लीजिए, और इस एक्सिस के अबाउट आप 180 से रोटेट करा, कितने से रोटेट कराना है, ठीक है। तो देखिए क्या सेम अपीयरेंस मिलेगा देखने को, मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब 180 से रोटेट कराया और सेम अपीयरेंस मिल रहा है इस एक्सिस के अबाउट, ऐसे ऐसे बिल्कुल घुमा दो, तो इसका मतलब इसमें C2 प्रेजेंट है। 180 से रोटेट कराने पे कौन सी एक्सिस सिमेट्री होती है? C2। तो C2 इसमें प्रेजेंट है ना। क्लियर? इन्हीं ऑप्शन में चेक करते आइए, तो C2 तो है बेटा, है ना। फिर C3 चेक कर लीजिए, क्या C3 हो सकती है इसमें? 120 से रोटेट कराने पे क्या सेम अपीयरेंस मिलेगा? तो अगर हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये मान ले कि XY प्लेन पे लाई कर रही है, तो ये और ये एंगल 120 होगा, तो 120 से दूंगा, तो ये वाला कार्बन यहाँ पहुंच जाएगा, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ,
सांस मिला, सेम वैसे ही अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको 3D में कैसे दिखाऊं, तो थोड़ा बस ऐसे ही मान सकते हैं। मान लो कि बेंजीन आपकी एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रही है। सपोज बेंजीन आपकी किस प्लेन पे लाई कर रही है, एक्स वाई प्लेन है। ये मान लेते हैं कि इफ बेंजीन लाई इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये बेंजीन रिंग हमारा कॉपी का प्लेन एक्स वाई प्लेन है, और जेड एक्सिस से पास होने वाली एक्सिस दिखाई गई है। इसके अबाउट आप देखिए, अगर आप 120 से रोटेट कराते हैं, 120 से सीधा, तो देखिए इसमें 120 एंगल इस तरह से बनता हुआ दिखना चाहिए। ये वाला एंगल आप देखो तो ये एंगल पूरा 120 है ना, ठीक है। तो होगा क्या, 120 से रोटेट करेंगे तो ये वाला कार्बन उठ के इधर आ जाएगा, है ना। ये वाला कार्बन इसकी जगह ले लेगा, और ये वाला कार्बन इसकी जगह ले लेगा, ठीक है। ये वाला कार्बन उठ के इसकी जगह आ जाएगा, और ये वाला इसकी जगह। सेम ऐसा ही फिर से बेंजीन आपको दिखने लगेगी, जैसे अभी दिख रही है ना। और 120 से रोटेट कराने में सेम अपीयरेंस है, मतलब सी कौन सी बोलेंगे इसको, C3 है ना। 360 डिवाइड बाई 120 कर दो तो 3 n बराबर 3 आया ना, तो ये इसको बोला जाता है C3। बेंजीन में C3 C2 दोनों ही मिल गई। अब देखिए क्या C4 पॉसिबल है, C4 नहीं मिलेगी। C4 90 से रोटेट कराने को मिलती है, और बेंजीन को आप 90 डिग्री से रोटेट कराएंगे किसी भी एक्सिस के अबाउट। आप एक्सिस जैसे एक बार ये मान के देखो, इसके अबाउट 90 से रोटेट कराओ तो फिर वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। अभी मान लो वो एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहे हैं, 90 रोटेट कर रहे हैं, तो ऐसे हो जाएगी वाईजेड प्लेन पे या जेड एक्स प्लेन, जिसको जो भी बोलना था, परपेंडिकुलर प्लेन पे लाई करने लगेगी। तो 90 से रोटेट कराने पे नहीं मिलेगी सेम अपीयरेंस। हाँ तो बोलो बेटा। फ्लैट वाली लाइन टॉप पे आ जाएगी अगर जेड एक्सिस पे हम हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा है ना, इसलिए 90 से रोटेट कराने पे नहीं मिल रही है ना। क्लियर हो रहा है। अच्छा, जेड एक्सिस के अबाउट भी सोच लो कि इसके अबाउट 90 से रोटेट कराएंगे तो क्या सेम मिलेगा। जैसे ये वाला कार्बन उठ के यहाँ पे आने लगेगा, जबकि यहाँ पे पहले से कोई कार्बन है ही नहीं, ठीक है। तो C4 नहीं मिलेगी, C6 हो सकती है क्या, C6 है इसमें। हाँ इसमें बेंजीन में C6 भी मिल जाती है। कैसे देखो, इसी जेड एक्सिस के अबाउट अगर आप 60 डिग्री से रोटेट करा दें तो देखो दो आर्थो पोजीशन के बीच का एंगल 60 होता है। बेंजीन में आर्थो मतलब दो एडजेसेंट पोजीशन के बीच का एंगल कितना होता है, ये 60 होता है। तो आप केवल 60 से रोटेट करा दीजिए तो क्या होगा, देखिए ये वाला कार्बन उठ के यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट कार्बन की जगह, ये वाला उठ के इधर आ जाएगा, ये वाला उठ के इधर आ जाएगा, ये वाला, ऐसे ही सारे कार्बन अपने नेक्स्ट जो कार्बन है उसकी जगह पर प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। सेम वैसे बेंजीन आपको दिखने लगेगी, ठीक है। इसका मतलब इसमें C6 भी प्रेजेंट है, क्योंकि 60 से रोटेट करा रहे हैं तो इसको बोलेंगे 360 डिवाइड बाई 60, तो n बराबर 6 आ रहा है, तो C6। तो बेंजीन में देखने को मिला कि इसमें 3 तरह की एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, C2 भी है, C3 भी है और C6 भी है। बेटा क्लियर हो रही बात है? तो यही बस थोड़ा सा आपको विजुलाइज करना होता है। एक ये क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग, एक ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें कुछ पूछ रहा है सम ऑफ C2 एंड C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इस मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी मिल रही है, उनका नंबर, और C3 मिल ही रही होंगी तभी वो पूछ रहा है सब, है ना। तो एक बार जरा अटेम्प्ट करके बताओ मुझे, C2 मिल रही तो कितने नंबर में मिल रही है, और C3 मिल रही तो कितने नंबर में मिल रही है। C2
है ना। देखिए ये जो एक्सिस मैंने डॉटेड बनाई है, इसके अबाउट अगर 180 से रोटेट करा दीजिए आप, है ना, ये इसी बेंजीन के प्लेन से पास हो रही है एक्सिस, ठीक है, ये जेड एक्सिस नहीं है। तो ये क्लोरीन उठ के यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये तो अपनी जगह घूमेगा, वो तो यहाँ लगा हुआ, तो वो अपनी जगह पे एटम घूमेगा बस, ठीक है। तो वो तो यहीं रहेगा, बाकी ये Cl यहाँ जाएगा, ये Cl यहाँ जाएगा। तो इसके अबाउट C2 है ना, एक C2 मिल गई। ऐसे ही हाँ, ऐसे ही एक ये C2 देखो, ये भी एक C2 है, इसके अबाउट भी एक C2 मिल रही है, ठीक है। और एक ये C2, तीन तो आपको ये दिख रही होगी, ठीक है, तीन C2 तो आपको ये मिल रही है, ठीक है। अब एक जेड एक्सिस के अबाउट भी देख लेना चाहिए हम लोग को, है ना, क्योंकि बेंजीन के स्ट्रक्चर में जेड एक्सिस के अबाउट भी मिल जाती है कई बार, है ना। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर में देखो जेड एक्सिस के अबाउट एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं नहीं, वो जेड एक्सिस, ये वाली एक्सिस जेड एक्सिस नहीं है ना, ये तो बेंजीन के प्लेन से पास होने वाली तीन एक्सिस है, ठीक है। अब की ये मान लेते हैं, चलो जेड एक्सिस है, ये कुछ मान लीजिए, थोड़ा 3D में देखना होगा आपको, ये जेड एक्सिस, ठीक है। इसके अबाउट चलिए रोटेट कराइए, ठीक है। अब जब इसके अबाउट आप 120 से रोटेट कराएंगे, ठीक है, इसके अबाउट अगर आप कितने से रोटेट कराएंगे 120 से, तो ये एंगल पूरा 120 है, तो ये Cl उठ के यहाँ पे आ जाएगा, उसकी जो नेक्स्ट मेटा पोजिशन पे Cl उसकी जगह ले लेगा, ये Cl यहाँ पे आ जाएगा और ये Cl यहाँ आ जाएगा, है। तो इसमें जेड एक्सिस के अबाउट 120 से रोटेट कराने पे एक ही मिल रही है, कौन सी ये है, C3, है ना। तो क्योंकि जेड एक्सिस तो एक ही है, इसके अबाउट ही मिल पा रही है, तो C3 केवल एक यही हम लोग को मिल रही है। अच्छा एक बार ये भी चेक कर लो कि इस जेड एक्सिस के अबाउट कहीं C2 तो नहीं मिल रही है, एक बार 180 से रोटेट कराओ जरा, नहीं मिलेगा ना, क्योंकि 180 से तो ये Cl उठ के यहाँ आ जाएगा, और ये वाला ये सब Cl आमने सामने आ जाएंगे, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बनने लगेगा, ठीक है, जबकि पहला वाला ऐसा नहीं है। इसलिए इसी जेड एक्सिस के अबाउट C2 चेक की तो नहीं मिली, लेकिन C3 मिल गई, ठीक है। बोलो भाई, तो टोटल हमें समी तो बताना है। देखो C2 कितनी मिली, 3 मिली C2, और C1 एक मिल, C3 एक मिल गई, सम कितना हो गया 4। बस कोई इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ये आपकी सीट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। 3 + 1 4। नहीं नहीं, ये जो तीनों C2 है, ये XY प्लेन, बेंजीन का प्लेन अगर सपोज XY मान लो, ये प्लेन XY है, तो ये XY प्लेन पे लाई कर रही है, ये वाली एक्सिस ये हो गई, ये वाली भी XY प्लेन, दोनों एक्सिस तो अलग है ना, ये एक्सिस सेम नहीं है, लाई का बेंजीन के प्लेन पे ही कर रही है ना, XY प्लेन, ये तीसरी अलग, तो ये वाली प्लेन से बाहर कर रहा है, तो वो तीनों एक्सिस डिफरेंट मानी जाएंगी, है ना, ठीक, क्लियर। तो तीनों के अबाउट C2 मिल गई, क्लियर हो गई बात, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बस में विजुअलाइजेशन है इस टॉपिक में, खासकर एक्सेसिबिलिटी में, जितना आप अच्छे से चीजों को विजुअलाइज कर पाओगे, मॉलिक्यूल को 3D में रोटेट कराने पे पहले जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कितने एंगल से रोटेट कराने पे वो पहले जैसा दिख रहा है, बस यही आपको समझना है, बहुत बिल्कुल सिंपल, है ना, गेम जैसा है बस उसमें आपको कुछ टफ का नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो क्लियर, आगे बढ़े फिर, है। बस ये कि एडवांस के पेपर में एक्सियोमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन पिछले 15 सालों से एक बार केवल पूछा गया है,
तो मेंस के पेपर में हो सकता है, अभी तक नहीं आया तो ये मान के चलो कि इसके आने के चांसेस कम है, नॉन इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, लेकिन पूछ देंगे तो आना चाहिए, है ना, तो पढ़ना तो जरूरी है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, इनआइंशियोमर्स क्या होते हैं, ठीक है। इनआइंशियोमर्स क्या होते हैं, डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं। कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दे दिए जाएंगे और पूछेगा बताइए कि इनमें से कौन से स्ट्रक्चर एक दूसरे के इनआइंशियोमर है और कौन से स्ट्रक्चर डाइस्टीरियोमर्स है, तो ये कैसे हम लोग पता लगाते हैं। तो देखो एक सिंपल सी डिफिनेशन पहले इसको समझ लीजिए। इनआइंशियोमर्स क्या होते हैं, तो इनआइंशियोमर्स ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं which are non superimposable mirror images to of each other, ठीक है। तो ये ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं। इन आइसोमर्स को एक लाइन में अगर याद करना है तो आप इतना याद कर लीजिएगा, इन आइसोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। इन आइसोमर्स क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, ठीक है। इन आइसोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, ठीक है, क्लियर। तो ऐसी कोई भी दो इमेज जो एक दूसरे पर एक दूसरे की मिरर इमेज तो हो, लेकिन एक इमेज दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज ना हो रही है ना। नॉन सुपर इम्पोजेबल मतलब जो सुपर इम्पोज ना हो रही हो, लेकिन हो क्या एक दूसरे की मिरर इमेजेस हो। तो ऐसी मिरर इमेजेस जो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज ना हो रही हो, उन्हें हम लोग एक उनके बीच में जो रिलेशन होता है, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स को हम लोग एक नया नाम दे देते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एनाइंसोमर्स बोलते हैं, है ना। और ऐसे मॉलिक्यूल के पेयर को एनाइंसोमेरिक पेयर बोलते हैं। जैसे आपको एक दो स्ट्रक्चर दे दिए गए और आपने चेक किया कि एक दूसरे के मिरर इमेज भी है और एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो रहे, तो हम लोग बोल देंगे फर्स्ट एंड सेकंड आर एनाइंसोमेरिक पेयर, है ना, ऐसे इसको बोल देंगे, ठीक है। अब जैसे देखो इसको वही बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे ये मेरी एक हथेली देख रहे हो आप लोग, ठीक है, ये पाम देख, एक ये हथेली, तो आप सामने से देख रहे हो, अब बीच में यहाँ आप मिरर रख दे, तो ये इसका मिरर इमेज है कि नहीं है, ठीक है, बोलो। लेकिन क्या ये सुपर इम्पोज होंगी, सुपर इम्पोज एक इमेज को उठा के दूसरे को प्लेस करना है, हुई प्लेस। अच्छा इसमें ध्यान है ऑनलाइन वाले बच्चे सोचे सब क्या बता रहे। देखो ये देख रहे हो, कांग्रेस वाला पंजा है, ठीक है। अब देखो अब उनको इससे सुनाई देता है। तो ये मेरा ये एक हथेली है मेरी और एक हथेली ये है ना। आप ये दो इमेज मान लो, दो इमेज है, ठीक है। अब आमने सामने रखी हुई है, अब बताओ पहले ये एक दूसरे के मिरर इमेज है कि नहीं है, ठीक है। अब ये रेखाएं रेखाएं मत देखने लगने का, ये तो सेम नहीं है ना, तो वो नहीं देखना है, ठीक है। तो ये आपको लगेगा हाँ सर सेम है, मतलब मिरर इमेज है ना। ये वाला राइट हैंड का पाम और लेफ्ट हैंड पाम एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है। लेकिन क्या ये सुपर इम्पोज हो रहे हैं, तो सुपर इम्पोज होता है कि एक इमेज को उठा के दूसरे के ऊपर ऐसे प्लेस करना है। तो प्लेस होने पे देखो ये आपका अंगूठा कहाँ प्लेस हुआ है एक ऊपर, और आपकी उंगलियां भी छोटी उंगली बड़ी ऊपर बैठ रही है, मतलब सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं, ये दोनों मिरर इमेज तो है, लेकिन एक इमेज को उठा के दूसरे पर प्लेस करने पे अगर सारे एक के ऊपर सुपर इम्पोज आते हैं ना, तो सुपर इम्पोजेबल होते हैं, लेकिन ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों इमेज एक दूसरे के क्या है, इनआइंशियोमर है, ठीक है। तो ये इनआइंशियोमर्स की डिफिनेशन बोलती है। बोलो समझ में आया भाई, ऑनलाइन Yes, वाले बच्चों आ रहा है यस सर। चलो अच्छा ठीक। तो अब यही चीज हम लोग को स्ट्रक्चर्स में देखना है ना, मॉलिक्यूल्स में देखना है। तो हम लोग कैसे देखा करेंगे, तो एक तो तरीका ये कि उठा के एक ग्रुप में प्लेस कर दिया करेंगे, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होगा कि वो फिशर प्रोजेक्शन बना के देगा और वो ग्रुप घुमा घुमा के दे देगा। जैसे मान लो एक में सीएल ऊपर है तो दूसरे में, एक में सीएल वर्टिकल में बैठा हुआ टॉप पोजीशन पे, तो दूसरे में सीएल वही सीएल हॉरिजॉन्टल में बैठा हुआ है। तो आप रखोगे तो सुपर इम्पोज नहीं होगा, तो उसमें कई बार धोखा हो सकता है, ठीक है। उसमें सबसे बढ़िया तरीका है
कि आप दोनों में कॉन्फ़िगरेशन नॉमेनक्लेचर चेक कर लेना। काइरल कार्बन के अबाउट क्या चेक कर लेंगे? नॉमेनक्लेचर। अगर आपको फिशर प्रोजेक्शन में या वेज डैश में भी कर सकते हो, एक काइरल कार्बन के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन आर आ रहा है और दूसरे स्ट्रक्चर में हाँ वो चारों वैलेंसी पे जो ABCD करके ग्रुप लगे वो सेम होने चाहिए, है ना, और कॉन्फ़िगरेशन निकाला तो पता लगा S आने लगे। तो R का S या S का R एक दूसरे के क्या होते हैं? मिरर इमेजेस होते हैं और ये कभी सुपर इम्पोज होंगे भी नहीं, है ना। R फॉर्म S फॉर्म के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होती है। तो R S के रिस्पेक्ट में या S R के रिस्पेक्ट में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं? आइसोमेरिक पेयर होते हैं। तो यहाँ पे आपको यही लिख लेना है R and S फॉर्म ऑफ ए सेम मॉलिक्यूल, वो दोनों RS फॉर्म एक ही मॉलिक्यूल के होने चाहिए, ठीक है। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हुआ करेंगे? इनआइसोमर्स हुआ करेंगे, या इनके पेयर को इनआइसोमेरिक पेयर भी बोल सकते हैं, है ना। बोलो भाई। तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन चेक करके बता सकते हैं, है ना। जैसे अच्छा हाँ, क्या कॉन्फ़िगरेशन DOL में भी कर सकते हैं। जैसे एक फॉर्म में काइरल कार्बन के अबाउट मान लीजिए कि डेस्ट्रो फॉर्म है, D फॉर्म है, कैपिटल D वाली, मान लो कोई अमीनो एसिड है ना, या कार्बोहाइड्रेट, और दूसरे में L है, तो वो भी एक दूसरे के क्या हुआ करेंगे? इनआइसोमर। तो D और L फॉर्म भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं? इनआइसोमर होते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब जैसे कई बार ऐसे आपको स्ट्रक्चर्स दिए जाएंगे, इसमें दो दो काइरल कार्बन होंगे, है ना, एक की जगह दो दो काइरल कार्बन होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे मैंने जनरल फॉर्म में लिख दिया है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? देखो जितने भी काइरल कार्बन हुआ करेंगे सभी के अबाउट RS निकाल लेंगे। तो इसमें जैसे पहले काइरल कार्बन के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन निकाला तो सपोज R आ गया, ठीक है। और इसमें जो दूसरा काइरल कार्बन है इसके अबाउट कॉन्फ़िगरेशन निकाला तो सपोज वो भी R आ गया, है ना, यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं। और जो दूसरा उसके सामने जो दूसरा स्ट्रक्चर दिया गया है उसमें फिर हम लोग क्या करेंगे? उन्हीं काइरल कार्बन के अबाउट निकालेंगे कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें मान लीजिए S आ गया, है ना, पहले वाले काइरल कार्बन के रिस्पेक्ट में, और दूसरे वाले काइरल कार्बन के रिस्पेक्ट में भी S आ गया। तो आप ऐसे देखो, R के सामने मिरर रखो, ऐसे इमेजिन करो, ठीक है। तो R का मिरर में S बनेगा हमेशा, और इसका भी S, और यहाँ भी वैसी ही सिचुएशन देखने को मिल रही है कि R के सामने वाला S फॉर्म में है दूसरे स्ट्रक्चर में, और नीचे वाले R के सामने सेकेंड मॉलिक्यूल का काइरल कार्बन जो सेकेंड वाला है ये S है। तो R के सामने SS टाइप का दिखने लगे तो भी वो दोनों इमेजेस क्या हुआ करेंगे? इनआइसोमर्स, ठीक है। या फिर पहले कार्बन काइरल के अबाउट R आ रहा है, दूसरे का अबाउट S आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो दूसरे मॉलिक्यूल में पहले के काइरल के कार्बन के अबाउट S आना चाहिए और दूसरे के अबाउट R आना चाहिए। उस केस में भी वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इनआइसोमर।